हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस विषय जोन। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार के प्रमुख चर्चित स्थल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिहार के प्रमुख चर्चित स्थल से हमेशा बीपीएससी के द्वारा 2 या 3 प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप 2-3 प्रश्न को वहाँ इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जुलाई 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले को स्ट्रीट फूड हब के रूप में प्रमाणित किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर को। ठीक है, किसको किया है? भागलपुर को। चलिए हम इसके व्याख्या को देखते हैं। देखिए, प्रमाण माह जो है यह जुलाई 2023 में मिला है। ओके, प्रमाणिककर्ता कौन है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI, यानी जिसको कि हम फसाई भी बोलते हैं। चलिए देखिएगा, प्रमाणित जिला कौन सा है? तो वह है भागलपुर। आधार क्या था? तो कचरे का निस्तारण, साफ सफाई, कुकिंग और नॉन कुकिंग एरिया निर्धारण, स्ट्रीट लाइट आदि मानक के पूर्ण करने के आधार पर जो है इसको प्रमाणन जिला जो है घोषित किया गया। ठीक है, फिर देखिएगा उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है पर्यटकों को हाइजीनिक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है यह योजना का? पर्यटकों को जो है हाइजीनिक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। चलिए बढ़ते अब हम लोग दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा है, जुलाई 2023 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया गया दोस्तों? मुजफ्फरपुर में किया गया। चलिए हम देख लेते हैं क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क। तो देखिए, इसको उद्घाटनकर्ता कौन है? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ठीक है, उद्घाटन स्थल है लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। कहाँ है? लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस अवसर पर राज्यपाल ने एक इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन किया है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जून 2023 में किस नदी पर निर्माणाधीन अगुवानी घाट, ठीक है, सुल्तानगंज पुल ढह गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी पर। ओके, चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। अगवानी घाट सुल्तानगंज का जो पुल है वह ढह गया। तो यह कब ढहा है? तो यह ढह गया है 4 जून 2023 को। ओके, संबंधित नदी कौन सा है? तो वह है गंगा नदी। निर्माणकर्ता कंपनी कौन सी थी? तो वह थी SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, फिर देखिएगा निर्माणाधीन पुल की लंबाई कितनी थी? तो वह थी 3.16 किलोमीटर। ओके, इसमें लागत कितना लगा था? तो 1710.12 करोड़ रुपए लगे थे। विशेष क्या है? यह उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने के लिए गंगा पर छठा पुल था। ठीक है, यानी उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को कनेक्ट करने के लिए यह छठा पुल था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण में। कहाँ किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में। चलिए देख लेते हैं हम इसके विशेष को। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 20 जून 2023 को। ओके, शुभारंभ कब हुआ है? 20 जून 2023 को। निर्माण स्थल कैथवलिया बहुआरा गांव, पूर्वी चंपारण जिला। ठीक है, शिलान्यास क्या है? आचार्य किशोर कुणाल, जो कि सचिव महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना के हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति SN झा, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। और इसमें जो है अनुमानित लागत है 500 करोड़ रुपए का। कितना का है दोस्तों? 500 करोड़ रुपए का है। चलिए हम इसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को और समझते हैं। देखिए, इस तीन मंजिला मंदिर में 12 गुंबद होंगे। कितने होंगे? इस 3 मंजिला मंदिर में जो है 12 गुंबद होंगे। इसकी लंबाई जो है 2800 फीट होगी, चौड़ाई जो है 1400 फीट होगी और ऊंचाई जो है 405 फीट होगी। हाल ही में महावीर मंदिर ट्रस्ट ने बिहार के वैशाली जिले में विश्व के पहले रामायण विश्वविद्यालय को स्थापित करने का निर्णय लिया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2023 में बिहार राज्य में कहाँ पर नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के मध्य MOU को स्वीकृति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया और दरभंगा में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। देखिएगा,
की स्वीकृति दी गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में। ओके, नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण स्थल पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट पे। विशेष क्या है, तो वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के अंतर्गत पूर्णिया के चूनापुर, ठीक है, चूनापुर एयरपोर्ट से सिविल एन्क्लेव बनाकर हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर योग एवं ध्यान केंद्र परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। कहाँ किया गया है दोस्तों? यह किया गया है पटना में। चलिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, उद्घाटन तिथि था 29 अप्रैल 2023। ओके, उद्घाटनकर्ता कौन थे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उद्घाटन स्थल कौन सा था? शास्त्री नगर पटना। ओके, ये कहाँ है? शास्त्री नगर पटना में है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वागत किया था विश्व योग पीठ मुंगेर के परमाचार्य स्वामी निरंजनानंद सरस्वती का। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र के परिचालन हेतु MOU पर हस्ताक्षर हुआ है भवन निर्माण विभाग एवं बिहार योग विद्यालय मुंगेर के बीच में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अप्रैल 2023 में बिहार कैबिनेट ने किस जिले में दूसरे एम्स की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा में। कहाँ किया गया है दोस्तों? यह किया गया है दरभंगा में। चलिए देख लेते हैं इसके व्याख्या को। तो दिया गया है मंजूरी माह अप्रैल 2023 था। मंजूरी प्रदाता कौन थे? बिहार कैबिनेट थे। ठीक है, फिर निर्माण स्थल कौन सा है? दरभंगा जिला है। आवंटित बजट कितना है? तो 309 करोड़ रुपए है लगभग। ठीक है, कितना है? 309 करोड़ रुपए है। आखिर इसका महत्व क्या है? तो विदित है कि दरभंगा में बनने वाला एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा, जबकि पहला एम्स जो है वह पटना में बना है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंगेर में। कहाँ किया गया है वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन? वह किया गया है मुंगेर में। चलिए देख लेते हैं इसके व्याख्या को। देखिएगा कि उद्घाटन तिथि जो है यह 7 फरवरी 2023 है। उद्घाटनकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उद्घाटन स्थल कहाँ है? यह है मुंगेर में। ओके, निर्माण लागत इसमें कितना लगेगा? तो लगेगा 232 करोड़ रुपए। कितना है? 232 करोड़ रुपए। चलिए हम अन्य तथ्य को भी समझ लेते हैं। यह बिहार का पहला जबकि देश का दूसरा वानिकी महाविद्यालय है। यह वानिकी कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी भागलपुर सबौर के अधीन है। ओके, यह भी याद रखिएगा कौन से महाविद्यालय के अधीन है? तो यह है कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन है। ठीक है, फिर है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FCRI नाम से तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यह जो है तेलंगाना में खोला गया है, हैदराबाद में। ठीक है, और जबकि दूसरा जो है यह कहाँ होगा? यह होगा बिहार के मुंगेर में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एशिएंट विजडम का शिलान्यास किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोधगया में। कहाँ किया गया है? बोधगया में किया गया है। चलिए हम देख लेते हैं इसके व्याख्या को। शिलान्यासकर्ता कौन है? केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू। शिलान्यास स्थल कौन सा है? बोधगया, बिहार। उद्देश्य क्या है? प्राचीन भारतीय विचार और ज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना है। इसका विशेष क्या है? इस अवसर पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी उपस्थित थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा कहां से शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण से। कहाँ किया गया था दोस्तों? यह किया गया था पश्चिम चंपारण से। चलिए हम इसके विशेष को देख लेते हैं। यात्रा का प्रारंभ हुआ था 4 जनवरी 2023 को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से। कहाँ से हुआ था? पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से। यात्रा का समापन हुआ था 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में। ओके, शुरू हुआ था पश्चिमी चंपारण से और समापन हुआ था बेगूसराय में। अब हम देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य को। अपनी इस समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा किया है। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ ही लोगों की राय जानने के लिए जनता से सीधे संवाद स्थापित किया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। कौन सा है? देश का जो है सर्वाधिक
प्रदूषित शहर कौन सा है, वह है पूर्णिया। चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। आंकड़ा जारी का तिथि कौन सा था, तो वह था 14 दिसंबर 2022, यानी 14 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। आंकड़ा जारी करता कौन था, तो वह था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, वह है पूर्णिया। ओके, देश के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर कौन से हैं, 1 नंबर पे पूर्णिया है, 2 नंबर पे दरभंगा है, 3 नंबर पे बेतिया है, 4 पे बेगूसराय है और 5 पे कटिहार है। ओके, देश के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर बिहार के ही है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस राज्य ने अपने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। कौन सा राज्य खोलेगा, तो खोलेगा बिहार। चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। घोषणा माह कौन सा था, यह था नवंबर 2022। घोषणाकर्ता राज्य कौन सा है, तो वह है बिहार। इसका उद्देश्य क्या है, तो भूकंप से होने वाले जान माल के नुकसान एवं बचाव हेतु लोगों को जागरूक करना। ओके, अब हम देख लेते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को। तो इस पहल के तहत अब तक राज्य की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ये क्लिनिक खुल चुके हैं। भूकंप क्लिनिक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की टीमें लोगों को इस खतरे से जो है आगाह करती है तथा इसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन भी करती है। भूकंप आने के समय कैसे अपना बचाव करें, इसकी जो है प्री ट्रेनिंग भूकंप क्लिनिक में दी जाती है, तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने अपने सभी जिले में 50-50 बेड की बालिका रक्षा गृह खोलने का फैसला किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। घोषणा माह कौन सा था, तो यह था अक्टूबर 2022। घोषणाकर्ता राज्य कौन सा है, तो है बिहार। घोषणाकर्ता बिहार राज्य का समाज कल्याण विभाग। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बिहार राज्य का समाज कल्याण विभाग। इसके प्रावधान क्या हैं, तो नए रक्षा गृह में एक साथ 50 लड़कियों की रहने की व्यवस्था की जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अक्टूबर 2022 में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के किस जिले में जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सारण में। कहाँ किया गया है, सारण में किया गया है। चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। अनावरित तिथि है 11 अक्टूबर 2022। अनावरणकर्ता कौन से हैं, अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। अनावरण स्थल है सिताब दियारा, सारण जिला, बिहार। अनावरित प्रतिमा किनकी है, तो यह जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के अवसर पर इसे अनावरित किया गया है। अनावरित प्रतिमा की ऊंचाई कितना है, तो यह 14 फीट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूनेस्को ने बिहार की 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को अपनी धरोहर सूची में शामिल किया। यह खगोलीय वेधशाला बिहार के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में है। कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। चलिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो शामिल माह है अगस्त 2022 में इसको शामिल किया गया है। वेधशाला कहाँ स्थित है, तो यह है लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में। शामिल की गई यूनेस्को की धरोहर सूची में। ओके, वेधशाला की स्थापना की गई थी 1916 में। कब की गई थी, 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस बांध के किनारे राम वृक्ष बेनीपुरी के स्मारक निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बागमती बांध। ठीक है, किसकी दी गई है, बागमती बांध की। चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। तो मंजूरी प्रदान करता है बिहार सरकार। ओके, कौन है, बिहार सरकार है। फिर स्मारक का निर्माण होगा बागमती बांध के किनारे मुजफ्फरपुर में। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म स्थल है मुजफ्फरपुर, बिहार। चलिए अब इससे संबंधित अन्य तथ्य को भी देख लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर समाजवादी आंदोलन के जनक, स्वतंत्रता सेनानी व प्रख्यात लेखक थे। बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। बागमती नदी जो है वह महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। ठीक है, तथा भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, ठीक है, यानी बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है किस जिले में बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अररिया में। कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों, तो यह बनाया जाएगा अररिया में। चलिए देख लेते हैं हम इसके व्याख्या को। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा अररिया में, अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में। ठीक है, यहाँ भी प्रस्तावित है। अब हम इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो प्रस्तावित यह चिड़ियाघर लगभग 289 एकड़ क्षेत्रफल में फैला होगा। ठीक है, वर्तमान में बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर जो है वह पटना में है। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान।
नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट जो है किस जिले में खोला गया है? बिहार का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट किस जिले में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर में। कहाँ खोला गया है? भागलपुर में खोला गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके व्याख्या को। देखिए, निर्मित स्थल जो है भागलपुर जिले के नाथनगर के नूरपुर है। कौन सा है? नूरपुर है। निर्माण करता है वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल झा। इसके संरचना में देख लेते हैं तो इसमें जज को बैठने के लिए, इजलास तथा गवाहों की पेशी के लिए विटनेस बॉक्स बनाया गया है। इसके अलावा 65 इंच की LCD कंप्यूटर, कैमरा एवं अन्य डिजिटल मशीन लगवाई गई है। इसका उद्देश्य एवं कार्य क्या है? अब किसी भी कोर्ट केस के लिए अधिवक्ता यहाँ बैठकर बहस कर सकेंगे। चलिए अब इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। यह बिहार का पहला सेल्फ मूट एवं डिजिटल कोर्ट है। ठीक है, सेल्फ मूट एवं डिजिटल कोर्ट होता क्या है ये पहले जान लीजिए। हाल ही के वर्षों में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने केस की सुनवाई डिजिटल माध्यम से होने, देखिए यहाँ जो है हाल ही के वर्षों में जो है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में केस की सुनवाई जो है डिजिटल माध्यम से होने लगी है। इसमें अधिवक्ता जो है मोबाइल या लैपटॉप में ऐप डाउनलोड कर सुनवाई में शामिल होते हैं। मोबाइल या लैपटॉप द्वारा सुनवाई में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अधिवक्ता जो है निजी फंड से मूट एवं डिजिटल कोर्ट बनवाते हैं। इससे अधिवक्ता और केस से जुड़े लोगों को कोर्ट नहीं आना जाना पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? भारत के किस राज्य में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो यह किया जा रहा है बिहार में। चलिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो निर्माण स्थल है बिहार। पुल की लंबाई कितनी है? तो 22.76 किलोमीटर है। पुल की ऊंचाई कितनी है? तो यह 22 मीटर है। लागत इसमें कितना लगेगा? तो 4,988 करोड़ रुपए का लगेगा। ठीक है, इसकी अवस्थिति को देख लेते हैं। तो यह जो है गंगा नदी पर है। पुल का पटना छोड़ NH30 पर, सबलपुर में जो वैशाली छोड़ NH103 पर, चक सिकंदरा में है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब हम इससे संबंधित अन्य तथ्य को देख लेते हैं। इसमें पुल की लंबाई जो है 9.76 किलोमीटर व पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड की लंबाई जो है 13 किलोमीटर है। इस पुल के तैयार होने से दक्षिण बिहार व पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ से आने जाने वाले वाहनों को पटना शहर आने की जरूरत नहीं होगी। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार के किस जिले से काठमांडू के लिए जो है रेल सेवा को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्सौल से। कहाँ से किया गया है? रक्सौल से। चलिए देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या को। प्रारंभ स्थल जो है रक्सौल पूर्वी चंपारण में है। गंतव्य स्थान काठमांडू है, यानी रक्सौल से काठमांडू को जोड़ा जाएगा। रक्सौल से काठमांडू के बीच की दूरी कितनी है? तो यह 243 किलोमीटर। लगने वाला समय कितना होगा? तो यह 3 घंटे का होगा। कुल लागत जो है इसमें है यह 26,022.57 करोड़ रुपये। ओके, अधिकतम स्पीड इस पे होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की। ओके, देख लेते हैं आगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। दोनों गंतव्य स्थलों के बीच जो है 46 किलोमीटर की सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। इससे भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना का काम जो है 5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बिहार में वर्ष 2023-24 के लिए घोषित नई परियोजनाओं के अंतर्गत डेंगराही घाट पुल का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नदी पे। किस नदी पे है दोस्तों? तो यह है कोसी नदी पे। देख लेते हैं इसके व्याख्या को। तो घोषणाकर्ता जो है बिहार राजस्व, भूमि सुधार और गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता हैं। ठीक है, घोषित नई परियोजनाएं क्या है? सहरसा जिले में कोसी नदी पर 2.8 किलोमीटर लंबे डेंगराही घाट पुल का निर्माण जो है इसमें लागत लगेगा 415 करोड़ रुपये। फिर राघोपुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ से बचाने और क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण, इसका लागत जो है 1600 करोड़ रुपये। फिर दीघा से शेरपुर तक 6 लेन जो है इसका लागत 3100 करोड़ रुपये। फिर आगे देखिएगा, तो दीघा से AN सिन्हा इंस्टीट्यूट तक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड सौंदर्यीकरण, इसका लागत जो है 500 करोड़ रुपये। और करौटा तेलमठ पथ के मार्ग में नूर सराय से सिलाब तक 4 लेन ग्रीनफील्ड योजना, लागत 862 करोड़ रुपये इसकी होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। कहाँ किया जाएगा? पटना में किया जाएगा। चलिए हम इसके व्याख्या को देख लेते हैं। मंजूरी माह जनवरी 2023 में मिला है। ठीक है, मंजूरी प्रदान करता है केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। विकासकर्ता कौन है? राज्य सरकार के सहयोग से नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और रेल विकास लिमिटेड द्वारा। ओके, पार्क का अनुमानित क्षेत्रफल जो है 108 एकड़ है। अनुमानित लागत जो है 168.93 करोड़ रुपए लगेंगे। उद्देश्य क्या है? रेल, सड़क एवं जलमार्ग परिवहन के द्वारा देश के उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक पहुंचाना। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देख लेते हैं। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश भर में 35 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास को मंजूरी दी है। इन पार्कों की स्थापना भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित आगत निर्गत केंद्र की स्थापना की जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देश का दूसरा सबसे बड़ा एवं बिहार के सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण जो है, हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना में। कहाँ किया जा रहा है? पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया जा रहा है? बिहार का अब तक के सबसे बड़ा ब्लड बैंक का स्थापना मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फाइलेरिया, जिसको कि हाथी पाँव भी बोलते हैं, के मरीज को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो यह बन गया है पूर्णिया जिला। कौन सा जिला बन गया है दोस्तों? वह बन गया है पूर्णिया जिला। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया है? ब्रह्मेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल करके ब्रह्मेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह जो है बक्सर जिला में है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में। कहाँ किया जा रहा है? गया में किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोग इस टॉपिक को कवर किए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।